हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ वेव की। क्लियर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ा और उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखो, क्योंकि हम लोग उसी के कॉन्सेप्ट्स यहां यूज करेंगे। ठीक है। अब ट्रांसमिशन का मतलब सभी को मालूम है कि वेव आगे बढ़ गई, बाउंड्री को क्रॉस करके आगे बढ़ गई। ठीक है। तो यहां पे एक वेव दिखाया, यहां पे वेव बताने से पहले दो स्ट्रिंग्स दिए हैं। ओके, दो स्ट्रिंग्स है, एक है स्ट्रिंग 1, एक है स्ट्रिंग 2। आपको समझ में आना चाहिए स्ट्रिंग 2 थोड़ी जाड़ी है, ओके, और स्ट्रिंग 1 थोड़ी पतली है। तो इसका मतलब यह है कि म्यू 2 यानी मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 इट इज ग्रेटर देन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, क्योंकि स्ट्रिंग 2 जाड़ी है। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि जब एक वेव निकलेगी फर्स्ट स्ट्रिंग से वेव निकलेगी और वो जाएगी, इस तरीके से वेव जाएगी, तो यहां पे ये जो पॉइंट है, जो उनका पॉइंट ऑफ टचिंग है दो स्ट्रिंग्स का, दैट विल एक्ट लाइक अ बाउंड्री। वो किसके जैसे एक्ट करेगा? एक बाउंड्री के जैसे एक्ट करेगा। ओके, तो अब बाउंड्री के जैसे एक्ट करेगा, तो अब ये बाउंड्री कैसी रहेगी? फ्री बाउंड्री रहेगी या रिजिड बाउंड्री रहेगी या फिर फिक्स्ड बाउंड्री? लास्ट हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़े। तो ये जो बाउंड्री है, एक तो फ्री हो सकती है, नहीं तो रिजिड हो सकती है। सिंस वेव पतले स्ट्रिंग से जाड़े स्ट्रिंग में जा रहे हैं, सो इसीलिए ये जो बाउंड्री रहेगी, ये रहेगी फिक्स्ड बाउंड्री और रिजिड बाउंड्री। कैसी बाउंड्री रहेगी? रिजिड। तो रिजिड बाउंड्री है, इसलिए जो वेव यहां से रिफ्लेक्ट होगी थोड़े से एम्पलीट्यूड के साथ में, इतना बड़ा एम्पलीट्यूड नहीं होगा, थोड़े से एम्पलीट्यूड के साथ में रिफ्लेक्ट होगी, और क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ एंड ट्रफ विल बी रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट, यानी पाई का फेज चेंज होगा। ठीक है। और फिर जो वेव है थोड़ा सा एम्पलीट्यूड लेके, बचा कुचा एम्पलीट्यूड लेके आगे बढ़ जाएगी, जो याद दिख रहा है। समझ में? अब बात करेंगे हम लोग इक्वेशंस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। अब इक्वेशंस में सबसे पहले इंसिडेंट वेव का इक्वेशन yi क्या होना चाहिए? लेट अस से उसका एम्पलीट्यूड जो है वो है ai। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ai sin ओमेगा टी माइनस k1x, where k1 is propagation constant in first string। क्लियर? इसका वेलोसिटी v1 रहेगा इधर डायरेक्शन में। दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव yr, उसका इक्वेशन क्या रहेगा? ar sin ओमेगा टी प्लस k1x। प्लस k1x क्यों लिखा हम लोगों ने? क्योंकि वो उसी मीडियम में वापस गई रिफ्लेक्टेड वेव, तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट उसी स्ट्रिंग के लिए कांस्टेंट रहेगा, k1 रहेगा। बट तीसरा इक्वेशन yt दैट वुड बी at sin ओमेगा टी। सिंस वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, इसलिए यहां लगेगा माइनस, लेकिन स्ट्रिंग बदल गई, ये वाली स्ट्रिंग बदल गई ना, तो यहां आएगा k2x। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 इक्वेशंस हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करके रखो। सेकेंड पॉइंट, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। थर्ड थिंग, अब आते हैं इनके एम्पलीट्यूड्स का रिलेशन। क्या आएगा इसके? एम्पलीट्यूड का रिलेशन। अब वो एम्पलीट्यूड का रिलेशन रहेगा, वो लिख लो, नोट डाउन कर लो, ai प्लस ar इज इक्वल टू at। इसको समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं मैं, पहले लिख लो, रिलेशन लिख लो। ai प्लस ar इज इक्वल टू at। ऐसा क्यों लिखा? देखो, ai ऊपर है, ar नीचे है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि सिंस वो नीचे से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो वो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसके एम्पलीट्यूड में से इसका एम्पलीट्यूड अगर ऐड करेंगे, ऐड करते वक्त माइनस ही लेंगे हम लोग। ओके, तो इसका एम्पलीट्यूड बनेगा जो कि रहेगा ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड।
समझे? ट्रांसमिटेड को उतना ही मिला जितना AI में से AR निकल गया। ओके, लेकिन हम लोग प्लस इसीलिए लिखे क्योंकि यहां पे जब AR का जब वैल्यू लिखा जाएगा तो वो माइनस लिखा जाएगा। ठीक, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर है सबको यहां तक? किसी को कोई डाउट? हां, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, वेलोसिटी 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 2। क्यों ऐसा? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड, कोई भी ट्रांसवर्स वेव की स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ होती है। तो v1 इज ग्रेटर देन v2, इसीलिए लैम्बडा 1 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 2 बिकॉज v इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा बिकॉज n इज कांस्टेंट। लेकिन k1 would be less than k2 because k is equal to 2 pi by lambda। तो जो k1 रहेगा वो k2 से छोटा रहेगा। ओके, क्योंकि लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 से बड़ा रहेगा। क्लियर हुआ? ये सारे चीज नोट डाउन करके रखो साथ ही साथ इसके साथ में, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर? तो ये केस क्या था? This was the case when a wave was traveling from a string having less mu to a string having greater mu। यानी ऐसे स्ट्रिंग जिसका म्यू कम है वहां से लेके ऐसे स्ट्रिंग जिसका म्यू ज्यादा है, ऐसे इसमें। तो उसका याद रखना, उसका बाउंड्री किसके जैसा एक्ट किया था? एक रिजिड बाउंड्री के जैसा एक्ट किया था। अब अगर केस उल्टा हो गया, उल्टा यानी स्ट्रिंग 2 इधर आ गया, स्ट्रिंग 1 इधर आ गया और वेव इधर से आ रही है, कौन सा केस है? देखो यहां पे, ऐसा वाला ये वाले वेव में अगेन इसके लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट k2 रहेगा, इसके लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट k1 रहेगा। वही प्रोपगेशन कांस्टेंट चेंज नहीं किया। μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इसलिए v2 इज लेस देन v1। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगी, n1 इज इक्वल टू n2। ओके, तो वेवलेंथ के लिए क्या लिखोगे? यहां से पहले लिख डालेंगे हम लोग, लैम्बडा 2 इज लेस देन लैम्बडा 1, तो k2 इज ग्रेटर देन k1, वो तो पहले लिख डालेंगे हम लोग। ओके, इसके रिलेशन समझ में आए ना सभी को? नहीं समझ में आते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आई विल जस्ट क्लियर योर डाउट्स, है ना? अब देखो, अब वेव जो है एक ऐसे स्ट्रिंग से जा रही है जिसका म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है इसका। ओके, और जब वो यहां से ये पॉइंट पे जब दूसरे स्ट्रिंग को हिट करेगी वो वेव, तो ये पॉइंट जो है वो किसके जैसे एक्ट करेगा? एक बाउंड्री के जैसे एक्ट करेगा। अब सिंस ये जाड़े स्ट्रिंग से पतले स्ट्रिंग में जा रही है तो इट इज एज गुड एज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। पॉइंट समझा? जाड़े स्ट्रिंग से पतले स्ट्रिंग में, मतलब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में, इसलिए दिस बाउंड्री इज गोइंग टू एक्ट लाइक फ्री बाउंड्री। फ्री बाउंड्री में सॉरी, फ्री बाउंड्री में क्या होगा? तो ये जो वेव रहेगी थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम लेके पीछे निकल जाएगी। ये वेव इधर जा रही थी, ये वेव इधर जाएगी v2 वेलोसिटी से, समझ में आया? और थोड़ा सा एम्पलीट्यूड लेके कुछ वेव आगे चले जाएगी। ठीक है, समझ में आया सबको यहां तक? यहां पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट k2, यहां पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट k1। अब हम लोग लिखेंगे इसके इक्वेशंस वापस से। पहले वाले स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन क्या आएगा? yi इज इक्वल टू ai साइन ओमेगा टी माइनस k2x। क्यों k2x लिखा हम लोगों ने? क्योंकि वो जिस स्ट्रिंग पे वेव है उसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट k2 है। ठीक है, जो वेव रिफ्लेक्ट हुई उसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? क्या लिखेंगे उसका इक्वेशन? ar साइन ओमेगा टी प्लस k2x। समझ गए? और जो वेव ट्रांसमिट हुई उसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? at
साइन ओमेगा टी माइनस k1x। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस लगता है। k1 इसलिए क्योंकि वो जिस स्ट्रिंग पे जा रही है उसका प्रोपैगेशन कांस्टेंट k1 है। इसके लिए भी ये तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो ही गए, इसके लिए भी 8i प्लस AR इज इक्वल टू 80 रहेगा। इस एम्पलीट्यूड में से ये एम्पलीट्यूड को माइनस करोगे तो ये इसका एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसके लिए भी ट्रू है। दूसरा ये वाला इक्वेशन भी इसके लिए ट्रू है। ओके, ये वाला भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब अगर सपोज हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ओके, सॉल्व करना कैसे सॉल्व करेंगे मैं तुमको टेक्निक बता देता हूं, सॉल्विंग नहीं करेंगे, बस एक बात ध्यान में रखना, yi प्लस yr इज इक्वल टू yt। कोई भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये आएगा। ओके, फिर इसका डेरिवेटिव लेके अगर अपन ने सॉल्व किया इक्वेशंस, तो जो इक्वेशंस हम लोगों को याद रखने पड़ते हैं वो ध्यान में रखो। ओके, वो है AR का पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन लिख लो यहां पे, AR इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI। ये पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इसमें इक्वेशंस रखो, उनके इक्वेशंस लिखो और उनका पार्शियल डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू टी। पार्शियल डेरिवेटिव लो, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना, सॉल्व करना, तो ये आंसर आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन ये वाला भी यूज करना है। ये तो इक्वेशन यूज होगा, AI प्लस AR इज इक्वल टू 80। ये एक इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, उसको सॉल्व करके वो इक्वेशन नंबर 2, और 1 और 2 में से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन आया AR का, दूसरा आएगा AT का। लिखो यहां पे, AT इज इक्वल टू ट्वाइस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। ये भी नोट डाउन कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, तो ये दो इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स के लिए। 1, 2 ये इक्वेशन तो वैसे भी याद रखना है। क्लियर, वेयर V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज इन द रिस्पेक्टिव स्ट्रिंग। यानी ये पतले वाले स्ट्रिंग में का वेलोसिटी है, ये जाड़े वाले स्ट्रिंग में का वेलोसिटी है। ये याद ही रखना, 1 पतले वाले स्ट्रिंग के लिए, 2 जाड़े वाले स्ट्रिंग के लिए। क्लियर, और अगर समझ लो वो भी नहीं दिया है तो इक्वेशन क्या रहेगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। तो वहां से तुमको V का आइडिया आ जाएगा व्हेन म्यू इज गिवन। म्यू दिया है तो V ऐसे निकालना है। Clear with this? So this was all about transmission of waves.